चलिए अब थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, बस मेरे को अगले 20 मिनट दे देना। चैप्टर 10 को पूरा रिवाइज करेंगे। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। सेक्शन के रेंज क्या है? सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन नंबर 148। तो पहला सेक्शन आ रहा है सेक्शन 139, दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। वैसे हमने पहला सेक्शन कौन सा पढ़ा था? सेक्शन 141, तो उसको पढ़ते हैं पहले। तो सेक्शन 141 पहला क्वालिफिकेशंस बताएंगे। आपको अगर ऑडिटर बनना है तो आपको क्या होना होगा? आपको होना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। और क्या कोई फर्म ऑफ सीए भी ऑडिट कर सकती है? यस, लेकिन उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स कहां प्रैक्टिस करते होने चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। और बताएंगे अगर मेरी फर्म है, एलएलपी है, और उसके अंदर सीए को छोड़कर के और भी प्रोफेशनल्स है, तो मेरा ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा कौन? ओनली सीए पार्टनर्स। ये हो गया क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर मान लो आपकी बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकती, या फिर कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय, या फिर आपके उसी ऑफिसर या एम्प्लॉय का कोई भी पार्टनर या फिर उसका एम्प्लॉय, या फिर पीआरपी स्टैंड्स फॉर पर्सन रिलेटिव या पार्टनर। अगर किसी कंपनी का या उसके एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग या होल्डिंग के सब्सिडरी कंपनी का अगर किसी प्रकार का सिक्योरिटी होल्ड करता है या उसका कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब वो अगर बेनिफिशियल ओनर है, तो वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन रिलेटिव 1 लाख रुपए तक के शेयर्स होल्ड कर सकते हैं या सिक्योरिटीज होल्ड कर सकते हैं। 1 लाख से ऊपर हो गया तो क्या करना है? 60 दिन के अंदर करेक्टिव एक्शंस लेकर के एक तो 1 लाख का होल्डिंग कम करो, या फिर आप अपना अपॉइंटमेंट छोड़ दो। या पीआरपी अगर मान लो उस कंपनी को इंडेटेड है, कंपनी को मतलब अगेन एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी, होल्डिंग की सब्सिडरी, अगर इंडेटेड है फॉर मोर देन 5 लाख, तो वो क्या नहीं हो सकता? ऑडिटर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर उसी पीआरपी ने गारंटी या सिक्योरिटी दिया है, कितना? 1 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा, तो बताएंगे इंडेटेडनेस 5 लाख से ज्यादा, लेकिन गारंटी और सिक्योरिटी 1 लाख रुपए की भी होगी, तो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। किसमें? अगेन कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग या होल्डिंग की सब्सिडरी। उसके बाद अगर मान लो किसी पर्सन का कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, या उसके अगेन एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी, होल्डिंग की सब्सिडरी के साथ अगर उनका बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वो पर्सन ऑडिटर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं जब ऑडिट कर रहा हूं, पैसों के लिए कर रहा हूं, कमर्शियल एक्टिविटी है, वो मेरे बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आती है, या फिर ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करता हूं, आर्म्स लेंथ प्राइस पे करता हूं, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हो जाएगी। जैसे मान लो मैं एयरटेल का सिम इस्तेमाल करता हूं और मैं एयरटेल लिमिटेड का ऑडिटर बन सकता हूं? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज एयरटेल मुझको कोई प्रिविलेज वाला रेटिंग वगैरह नहीं देती है, मुझको वही प्राइसिंग है जो एक नॉर्मल बंदे को अवेलेबल है। या फिर अगर मान लो आपके कोई रिलेटिव कंपनी के डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन है, अगर मान लो मेरी वाइफ अगर किसी कंपनी में स्टॉक कीपर है, तो बताएंगे क्या मैं उस कंपनी का ऑडिटर हो सकता हूं? द आंसर इज यस, बिकॉज वो डायरेक्टर और ना की मैनेजर पर्सन में आता है। उसके बाद अगर ऐसा कोई पर्सन जो किसी कंपनी, किसी और जगह पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब उसके पास क्या नहीं है? सीओपी नहीं है। उसके बाद अगर कोई पर्सन या कोई पार्टनरशिप फर्म मोर देन 20 कंपनीज के ऑडिट अगर कंडक्ट करती है, तो वो डिस्क्वालीफाइड है। मैक्सिमम कितने ऑडिट कर सकती है? 20। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म है और मेरे पार्टनरशिप में 3 पार्टनर है, तो टोटल मिलाकर के मेरी ऑडिट की लिमिट कितनी हो जाती है? 60। लेकिन ये 60 क्या मैं इंटरचेंज कर सकता हूं? नहीं, इंडिविजुअली सीए का 20, 20 और 20। आई बात समझ में? अगर मतलब 2 ऑडिटर का 20, 20 हो चुका है और एक ऑडिटर का 10 हो चुका है, तो क्या ये 5, 5 ये 20, 20 वाले लोग बांट के ले सकते हैं? द आंसर इज नो। हाँ, लेकिन ये 20 के लिमिट में कौन कौन सी कंपनी नहीं आती है? ओपीसी, डॉर्मन, स्मॉल कंपनी, या ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 100 करोड़ से कम है। 100 करोड़ है तो 20 के काउंट में वो ऐड हो जाएगा। अगर ऐसा कोई पर्सन जो कन्विक्टेड है और कन्विक्शन के 10 साल नहीं हुए, तो वो क्या हो जाएगा?
डिस्क्वालिफाइड। और ऐसा कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी को 144 की सर्विस प्रोवाइड करता है, कंपनी को, होल्डिंग को या फिर उसकी सब्सिडी कंपनी को, तो वो क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। हाँ, अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर गई तो उसने अपना ऑफिस छोड़ देना है और वहां पे क्या हो जाएगी, कैजुअल वैकेंसी। बताएंगे कैजुअल वैकेंसी कौन फाइल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइल करता है। यहां पे एक सवाल आया था सेक्शन 144 का, तो ऐसे कौन से सर्विसेज है जो एक ऑडिटर कंपनी को नहीं दे सकता, तो वो था क्या, बोलो, आई एम डॉक्टर सीए। बताएंगे आई एम डॉक्टर सीए का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, आई एम डॉक्टर सीए। आई से क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंटरनल ऑडिट। एम से क्या आएगा, मैनेजरियल सर्विसेज। डी से क्या आएगा, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। आर से क्या आएगा, रेंडरिंग आउटसोर्स सर्विसेज। सी से क्या आएगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ए से क्या आएगा, अकाउंटिंग की सर्विस। और ए से क्या आएगा, एक्चुरियल सर्विस। तो अगर ये कर रहे हो तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। एक बात बताना, क्या ये सारी सर्विसेज मैं कूलिंग ऑफ पीरियड में दे सकता हूं? चलिए, तो ये हो गया सेक्शन 144 की बात है। अब आते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। बताएंगे अपॉइंटमेंट होगी किस प्रकार से। तो आपके अगर मान लो कंपनी कोई नॉर्मल कंपनी है तो उसका फर्स्ट ऑडिटर और उसका सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका फर्स्ट ऑडिटर और उसका सब्सिक्वेंट ऑडिटर। बताएंगे अगर मैं फर्स्ट ऑडिटर की बात करता हूं जो कि एक नॉर्मल कंपनी का होता है, उसका अपॉइंटमेंट कब होगा, 30 दिन के अंदर फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, बोर्ड करेगा। और अगर बोर्ड फेल हो गया तो 90 दिन के अंदर ईजीएम लेकर के मेंबर करेंगे। वहीं पे अगर मैं फर्स्ट ऑडिटर फॉर द गवर्नमेंट कंपनी की बात करूंगा तो उसकी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैग करेगा। और अगर कैग फेल हो गया तो बोर्ड अगले 30 दिन के अंदर, और बोर्ड भी फेल हो गया तो 60 दिन के अंदर ईजीएम में मेंबर कर लेंगे। अगर नॉर्मल कंपनी है तो 30 और 90, और गवर्नमेंट कंपनी है तो 60 30 60, 30 90 60 30 60। वेरी गुड। बात करेंगे रेगुलर ऑडिटर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ नॉर्मल कंपनी, तो उसकी अपॉइंटमेंट कहां होगी, फर्स्ट एजीएम में होगी। और वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, 6th एजीएम तक। अगर मान लो वो फर्म है तो 11th ना 10th 11th एजीएम तक करेगा। तो एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट द ऑडिटर इन द फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम एंड देयरआफ्टर एवरी एट 6th एजीएम। बिफोर सच अपॉइंटमेंट ऑडिटर ने क्या करना है, अपना कंसेंट देना है और एक सर्टिफिकेट देना है। किस बात का, कि मैं क्या नहीं हूं, डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, मेरी अपॉइंटमेंट एक्ट के हिसाब से है, मैं अपने लिमिट के अंदर रह करके ऑडिट कर रहा हूं और मेरे ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स ऑफ मिसकंडक्ट नहीं है। और जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाएगी एडीटी 1 में कंपनी ने फाइल करना है एक नोटिस आरओसी के साथ, कितने दिन में, 15 डेज के अंदर। ओके। अच्छा, ये ऑडिटर को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है। अगर मान लो कंपनी के पास ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी किसको बताएगी, बोर्ड को। बोर्ड अगर एग्री करेंगे तो वो मेंबर को रिकमेंड करेगी, बोर्ड अगर डिसएग्री करेंगे तो वो रेफर बैक करे जाएंगे ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी ने वापस कोई बातें बता दी, कुछ रिकमेंडेशन दे दिए, और ऑडिट कमेटी की ये रेफर रिकमेंडेशन, सेकंड रिकमेंडेशन अगर बोर्ड को हजम नहीं हुई तो बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन किसको बताएगा। वेरी गुड। अच्छा, बताएंगे क्या ये ऑडिटर जो 6th एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसके बाद अब उसने अपना ऑफिस छोड़ देना है, इसको क्या बोलते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड। तो ये रोटेशन जो होना है वो कौन से कंपनी पे एप्लीकेबल है, तो ऐसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या से ज्यादा, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या से ज्यादा, या ऐसी कोई भी कंपनी जो ऊपर वाली लिमिट में नहीं आती है लेकिन उसके लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ या से ज्यादा है। 10 50 50 10 50 50 10 50 50, और जो लास्ट वाला 50 है उसके अंदर क्या आएगा, लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट। लोन एंड, याद रखना, पब्लिक डिपॉजिट, लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो वो क्या नहीं होंगे, अपॉइंटिंग नहीं होंगे या रीअपॉइंट नहीं होंगे फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 years, और अगर फॉर्म है तो 2 terms of 5 years। अगर उन्होंने 1 term of 5 years या 2 terms of 5 years खत्म कर दिए तो 5 साल का उनको क्या लगेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड लगेगा। बताएंगे अगर ऑडिट फर्म के अंदर कॉमन पार्टनर है तो क्या उनके ऊपर भी कूलिंग ऑफ पीरियड अप्लाई कर जाएगा। अगर मान लो एक पार्टनर ने एक फर्म छोड़ दी और नई पार्टनर ज्वाइन कर दी तो क्या नई फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, यस। और बताएंगे आपका जो नया फर्म आने वाला है ऑडिट के लिए जो कूलिंग ऑफ पीरियड में है, क्या वो सेम नेटवर्क में होना चाहिए, द आंसर इज नो। और एग्जिस्टिंग कंपनी जो पुरानी कंपनी थी 3 साल के अंदर वो कर लो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट।
और अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो मेरी पार्टनरशिप फर्म है और मैं ऑडिटर करके अपॉइंट हो गया, तो क्या कोई कंपनी ऐसे भी सोच सकती है कि आपके फर्म में जितने पार्टनर है उनके अंदर भी रोटेशन हो जाए ऑडिट में? द आंसर इज यस। तो बात बताएंगे कि गवर्नमेंट कंपनी का नॉर्मल ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। तो वो अपॉइंट होता है बाय दी, कौन अपॉइंट करेगा? कैग। वैसे कैग होना चाहिए, कैग फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। और वो कब अपॉइंट होगा? 180 दिन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पे खत्म होगी फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर नॉर्मल एंड गवर्नमेंट कंपनी। और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है कुछ स्पेसिफाइड कंपनी के लिए, 10-50-50 वाली कंपनीज के लिए रोटेशन कैसे कैसे लागू हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यस। बताएंगे मुझको, अगर किसी ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी हो गई और वो रेजिग्नेशन के थ्रू नहीं आई है, तो उसकी कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स फिल करेंगे। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। लेकिन अगर मान लो वो रेजिग्नेशन के थ्रू आया है तो बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स 30 दिन के अंदर कर लेंगे। उसके अगले 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग लेकर के उस अपॉइंटमेंट को आपने क्या करके लेना है? अप्रूव करके लेना है। और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो कैग अगले पहले 30 दिन के अंदर, और अगर कैग नहीं कर पाएगा तो, और वो ऑडिटर अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? जितना समय पुराने ऑडिटर का रहा है उस समय तक ना, टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। अच्छा, बताएंगे स्पेसिफिकली अगर किसी ऑडिटर को कंपनी के मेंबर बोलते कि इसको अपॉइंट ना करो या इसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करो, तो क्या ऐसा नोटिस सेक्शन 115 के अंदर दिया जा सकता है? द आंसर इज यस। बात बताएंगे, अगर मान लो मैं ऑडिटर हो गया तो मुझको रिमूव भी करा जा सकता है। क्या मैं रिजाइन भी कर सकता हूं? अगर मेरे को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले बोर्ड सोचेगा, उसके अगले 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पास अप्रूवल के लिए जाना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल का जो पावर है वो किसको दिया है? और आरडी ने 60 दिन के अंदर कंफर्मेशन देना है। और सॉरी, आरडी ने कंफर्मेशन देने के 60 दिन के अंदर मेंबर को बता करके आप क्या करेंगे? एसआर पास करके मुझको वहां से निकालेंगे। आई बात समझ में? तो ये पहला तरीका, ओके, रिमूवल बाय दी कंपनी। क्या ऑडिटर खुद रिजाइन भी कर सकता है? यस। तो उसने क्या करना है? अपने रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर 83 में किसको बताना है? कंपनी को बताना है, आरओसी को बताना है, और गवर्नमेंट कंपनी है तो साथ साथ एक कैग को बताना है। क्या ऐसी स्पेशल नोटिस 115 के अंदर दी जा सकती है जिसके अंदर ऑडिटर को निकालना पड़ेगा? यस। आई बात समझ में? अभी इसको मैं रिवाइज नहीं करता, बहुत बारी ये बातें रिवाइज हो चुकी है कि स्पेशल नोटिस देकर के हम किसी रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे या फिर उसके जगह पे किसी और ऑडिटर को हम लोग अपॉइंट करेंगे। ये सारी बातें 115 के अंदर हमने देखी है। क्या एनसीएलटी को भी हम लोग पावर देते कि वो ऑडिटर को निकाले? यस। लेकिन एनसीएलटी कब कब करेगा? सीओ मोटे करेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन पे करेगा, या फिर ऐसा कोई भी पर्सन कंसर्न वो एनसीएलटी को अपील करेगा, भैया इस कंपनी को ऑडिटर निकाल दो। और जैसे ही एनसीएलटी को पता चल जाए क्या कि ऑडिटर फ्रॉडुलेंट है या फिर वो फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, तो कंपनी को डायरेक्ट करके बताएगा प्लीज अपना ऑडिटर आप क्या करिए? चेंज करिए। जैसे ही एनसीएलटी के ऑर्डर पे आपको कंपनी से निकाला जाएगा, वो ऑडिटर अगले 5 साल के लिए किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बनेगा और उसके ऊपर 447 की पेनल्टी लग जाएगी, जो कि वो फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन हाँ, अगर मान लो ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ है तो एनसीएलटी ने 15 दिन के अंदर अपना एप्लीकेशन रिजॉल्व कर देना है, मतलब अपना जजमेंट दे देना है। और एनसीएलटी ने 15 दिन के अंदर ये जजमेंट देने के बाद एनसीएलटी किसको बोलेगी अपना ऑडिटर चेंज करो? सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज आप इस कंपनी के ऊपर एक नया ऑडिटर अपॉइंट करो। बाकी सारे केस में एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर पास करती है कि आप अपना ऑडिटर चेंज करिएगा। आई बात समझ में? चलिए यहां पे खत्म हुआ सेक्शन 130, 139, 141। बात करते हैं रेम्यूनरेशन। बताएंगे अगर वो ऑडिटर जनरल मीटिंग में अपॉइंटेड है तो उसका रेम्यूनरेशन कौन बताएगा? जनरल मीटिंग बताएंगे। अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया तो उसका रेम्यूनरेशन कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएंगे। आपके फीस में आपकी एडिशनल एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर वो बातें ऐड नहीं होगी जो आपने एक्स्ट्रा सर्विस की दी हुई है। मतलब कि अगर मान लो आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट ने टैक्स ऑडिट करा तो क्या उसकी फी अलग से मिलेगी? जीएसटी ऑडिट करा उसका फी अलग मिलेगा? द आंसर इज यस। उसके बाद आएगा सेक्शन 143 कि ऑडिट करते समय आपको क्या पावर्स एंड ड्यूटीज है। क्या पावर्स है? एट ऑल टाइम्स यू हैव एक्सेस टू all the books of accounts and you are entitled for such a information, such a explanation which is required for the purpose of audit। फिर उसके बाद पावर्स को हमने डिवाइड करा था, कुछ याद है? तो हमने पावर्स को डिवाइड कैसे करा था? कुछ लिखा है मैंने यहां पे, यस। तो ये रहे अपने पावर्स एंड, ये बीच में क्या, यस। तो ये रहते पावर्स एंड ड्यूटीज। तो पावर क्या है? ये पावर हो गया। ड्यूटीज क्या है? पहला ड्यूटी क्या होगा? ड्यूटी टू इंक्वायर। कौन से ड्यूटी, कौन से मैटर्स पे इंक्वायरी करेंगे? पर्सनल लोन फ्रॉम एसबीआई। व्हाट इज पर्सनल? पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। एस स्टैंड्स फॉर शेयर्स इशूड फॉर कैश, कैश हैज बीन रिसीव्ड, ये चेक करो। अदर देन कैश, वेदर प्रॉपर पोजिशनिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन शोन। बी से क्या आएगा?
कि ऐसे कोई बुक एंट्री जो पास करे, अपने जेबीज पास करे हैं, क्या वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो नहीं है। और ऐसे आएगा इन्वेस्टमेंट इनटू द सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी वेदर दे आर सोल्ड बिलो द कॉस्ट। ये कौन से कंपनी पे अप्लाई नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड बैंकिंग कंपनीज। दूसरी ड्यूटी, अच्छा बताएंगे ये जो ड्यूटी है इंक्वायरी करने की, इस पे आप रिपोर्टिंग कब करेंगे, जब एडवर्स रिमार्क आएगा कि एडवर्स रिमार्क है कि नहीं तभी भी आप कमेंट करोगे। एडवर्स आएगा तभी रिपोर्ट करना, अदरवाइज रिपोर्ट ना करना, लेकिन इस पे करना ही करना है। क्या बताओगे, वेदर द फाइनेंस स्टेटमेंट गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलोड, क्या मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करे। उसके बाद ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द प्रिंसिपल अजर्शंस, क्या ये प्रिंसिपल अजर्शन पे रिपोर्ट करनी है, चाहे रिमार्क एडवर्स आए चाहे रिमार्क पॉजिटिव आए। क्या बताएंगे, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके एज पर लॉ बने हुए कि नहीं बने हुए, उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करते नहीं करते, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बने हुए, ब्रांचेस के अगर ऑडिट किसी और ने करे हुए तो क्या उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली मिली है कि नहीं मिली है, और आपने उसका रिपोर्ट कैसे अपने रिपोर्ट में डील करा हुआ है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ब्रांचेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ब्रांचेस के बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांचेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आएगा पीपीटी। व्हाट इज पीपीटी, अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजन फॉर मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस एंड टी स्टैंड्स फॉर डिले इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू आईईपीएफ। ये थे कुछ रिपोर्टिंग के ड्यूटीज, याद रखना है, इस पे इंडिविजुअल सवाल आपके ऊपर बन सकते हैं। कैग के कुछ पावर्स है गवर्नमेंट ऑडिट के, गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट के रिलेटेड, तो बताएंगे कैग की पहली पावर क्या है कि वो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है और उसको डायरेक्शन देगा कि किस प्रकार से अपने ऑडिट करना है। साथ साथ वो जो ऑडिटर कैग ने अपॉइंट करा है वो रिपोर्ट किसको देगा, कैग को देगा। जैसे ही रिपोर्ट आ गया 60 दिन के अंदर वो क्या करवा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट, उससे करवाए किसी और से करवाएगा, किसी और से भी करवाया जा सकता है, और साथ साथ वो क्या करवा सकता है, टेस्ट ऑडिट अपने हिसाब से कभी भी करवा सकता है। साथ साथ ब्रांचेस के ऑडिटर प्रिंसिपल दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा, या फिर कोई ऑडिटर भी कर सकता है। कोई और ऑडिट ने करा हुआ है तो इसमें लिखना अपने रिपोर्ट में कि मैंने इन ब्रांचेस को ऑडिट नहीं करा है, इसका ऑडिट किसी और ने करा है, और उसका रिपोर्ट मैंने इस तरीके से अपने रिपोर्ट में डील करा हुआ है। बताएंगे ब्रांच ऑडिटर के पावर्स एंड ड्यूटीज सेम आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर के जैसे ही होंगे, द आंसर इज यस। और फिर आया था बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, दैट इज ड्यूटी टू रिपोर्ट द फ्रॉड, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 एंड रूल नंबर, कम ऑन, रूल नंबर 13, ड्यूटी टू रिपोर्ट दी फ्रॉड। तो फ्रॉड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ और फिर मोर देन और इक्वल टू 1 करोड़। अगर लेस देन 1 करोड़ है तो 2 दिन के अंदर किसको रिपोर्ट करना, बोर्ड को। क्या रिपोर्ट करेंगे, नेचर ऑफ फ्रॉड, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व एंड अप्रोक्सीमेट अमाउंट। फिर बोर्ड क्या करेगा, उस पर रेमेडियल एक्शन लेगा और अपने रिपोर्ट में इन सारी बातों के साथ साथ एक बात ऐड कर देगा, दैट इज द रेमेडियल एक्शंस टेकन। अगर आपका फ्रॉड 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है तो 2 दिन के अंदर बोर्ड को बताना। क्या बताएंगे, अगेन नेचर ऑफ फ्रॉड, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व। फिर उसके बाद 45 डेज तक आप वेट करेंगे कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमेंट या रिप्लाई करेंगे। अगर उनकी कमेंट आ गई, रिप्लाई आ गया, तो उसके 15 दिन के अंदर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी है। वो सारी बातें बताओगे, साथ साथ बोर्ड के क्या कमेंट्स है वो बताओगे। अगर 45 डेज तक आपको कमेंट नहीं आए तो आप 45 डेज खत्म होने के 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना कि मेरे को उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, और साथ साथ आपका जो फ्रॉड का रिपोर्टिंग है वो भी करेंगे। बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने बताना है, मतलब किसको बताना है, मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरी। कैसे बताएंगे, कैसे भेजेंगे, पोस्ट से भेजेंगे, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट से भेजेंगे। साथ साथ आप लेटर हेड पे देंगे। लेटर हेड में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस होना चाहिए, साथ साथ ईमेल आईडी होना चाहिए, साथ साथ उस पे स्टैंपिंग होना चाहिए और आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। जैसे आप पोस्ट से भेजोगे उसका एक ईमेल भी करना है, द आंसर इज यस। तो यहां पे खत्म हुआ आपका सेक्शन नंबर 143। एनी डाउट इन 143? चलिए 144 हो गया। 145, क्या ऑडिटर ने अपना ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है? यस। अगर कोई क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन है तो उसके रीजन भी बताने आपने, द आंसर इज यस। 146, क्या ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड करनी है? यस। अगर मान लो ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है तो वो किसको भेजे, कोई और पर्सन जो कि पार्टनर है या कोई और सीए है जो ऑडिटर बनने के लायक है। उसके बाद अगर ऑडिटर ने इस सेक्शन 139 और 146 के अंदर कॉन्ट्राविन करा तो उसको क्या पेनल्टी है? कंपनी के ऊपर पेनल्टी 25,000 से लेकर 5 लाख, और ऑफिसर डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी कितनी है? 1 साल। वैसे एक ऑफिसर डिफॉल्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, तो 1 साल की सजा, 10,000 से लेकर के 1 लाख तक पेनल्टी उसके ऊपर लग सकती है। और अगर ऑडिटर कॉन्ट्राविन करे तो 143, 144 और 145 के अंदर ऑडिटर ने कॉन्ट्राविन करा तो 25,000 की पेनल्टी, मैक्सिमम 5 लाख से लेके 4 टाइम्स, और साथ साथ क्या हो सकती है, आपको 1 साल की जेल भी हो सकती है। और अगर मान लो ये सारी बातें ऑडिटर ने जानबूझ के करी, इंटेंशन टू डिसीव करी है, तो 50,000 से लेके 25 लाख, 8 टाइम्स ऑफ
8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। साथ साथ ऑडिटर ने क्या करना है, अपना पूरा रेम्यूनरेशन वापस करना है और जिन जिन को नुकसान आपके इस फ्रॉड की वजह से हुआ है वो डैमेजेस आपने पे करनी है। साथ साथ अगर मान लो आपकी फर्म है तो मॉनिटरी पेनल्टी किस पे लगेगी, फर्म पे लगेगी, और जेल में किसको जाना पड़ेगा, जिसने कांड करा है उस पे। एंड हियर कम विद द लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 148, दैट इज द कॉस्ट ऑडिट। बताएंगे इसके अंदर हम दो कैटेगरीज करते हैं। नंबर 1 ऐसी कंपनी जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने फॉर्म नंबर CRA 1 में, और ऐसी कंपनी जिनको क्या करवाना है, कॉस्ट ऑडिट करवाना है। बताएंगे क्या ये सेक्शन फॉरेन कंपनी भी अप्लाई करता है? यस। तो ऐसी कंपनी जो प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व है, जिसका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा है, तो उसने क्या करना है, CRA 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं करता है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज पे अप्लाई नहीं करता है। अच्छा, इनमें से कौन से कंपनीज ने कॉस्ट ऑडिट करवाना है? अगर मान लो आपकी कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में और आपका ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, एंड साथ साथ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स 25 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना है। और अगर आपकी कंपनी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आती है, आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, साथ साथ अगर आपका स्पेसिफाइड गुड्स के अंदर जो टर्नओवर है वो 35 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना है। कौन से कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, भले वो उस लिमिट के अंदर आ जाती है। ऐसी कंपनी जो क्या है बोलो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, मतलब 75% से ज्यादा रेवेन्यू आपका फॉरेन एक्सचेंज से आता है, या फिर आपकी कंपनी कहां पे है, सेज में, तो ईओयू हो या सेज हो, या फिर ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है जो कैप्टिव कंजम्पशन में, जैसे कोई शुगर फैक्ट्री होगी, तो उसको भी ये सेक्शन यानी कि कॉस्ट ऑडिट करवाने की गरज नहीं है। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, डायरेक्टर करेंगे। कितने दिन में, फाइनेंशियल खत्म होने के 180 दिन के अंदर। क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपका कॉस्ट ऑडिटर हो सकता है? नहीं, ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन डू द कॉस्ट ऑडिट, और उसने किसको कंप्लाई करना है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या उसको अपॉइंट करने से पहले हमने उनसे कंसेंट वगैरह लेना है कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, 141 के सारी रिक्वायरमेंट करता है, लिमिट के अंदर है और उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं है, सेम जो अपना रेगुलर ऑडिट था वैसे ही। उसको अपॉइंट करने के पहले क्या हमने उसको इन्फॉर्म करना है, CRA 2 में इन्फॉर्म करो, और यस कब करना है, 30 डेज फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग जहां पे उसको अपॉइंट किया गया है, या फिर फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन के अंदर हमने ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है कि हमने तुमको अपॉइंट कर दिया। उसका टेन्योर क्या रहेगा, 180 दिन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल के लिए उसको अपॉइंट करा गया है उस समय तक उसका ऑफिस होल्ड करेगा, या फिर जब तक वो अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है, विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या कि 22-23 का मान लो कॉस्ट ऑडिटर है, तो कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा, 31 मार्च 2023 के 180 दिन तक, या फिर जिस दिन वो रिपोर्ट फाइल करेगा तब तक। अब 180 दिन कब खत्म होता है, 27 सितंबर 2023। अगर उसने रिपोर्ट 1 जून को दिया तो 1 जून 2023 को वो अपने ऑफिस से निकलेगा। क्या उस ऑडिटर को निकाला जा सकता है? कौन निकालेगा, बोर्ड निकालेगा, उसने उसको अपॉइंट किया। मेंबर के पास ये पावर नहीं है कि वो कॉस्ट ऑडिटर को निकाले। अगर मान लो कॉस्ट ऑडिटर निकल गया तो उसकी कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। और अपना कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट किसको करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कितने दिन के अंदर, फाइनेंशियल खत्म होने के 180 दिन के अंदर। और कंपनी जो है 30 दिन के अंदर उसकी कॉपी किसको देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, ये रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह ये छोड़ दो, हाँ जी। और सेक्शन 147 की पेनल प्रोविजन क्या कॉस्ट ऑडिटर पे भी अप्लाई कर जाएंगे, द आंसर इज यस। तो यहां पे खत्म हो आपका चैप्टर नंबर 10। क्लियर है, थैंक यू सो मच, मिलता है कल। बाय बाय एंड हैव अ नाइस संडे, एंजॉय इट।